अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करें। आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर और फिर अंत में अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा बस मेरे साथ ही हो रहा है। ये फंडामेंटल इरेशनलिटी यानी कि मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव बनाती है। इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है रैशनैलिटी यानी तर्क संगत। लेकिन जब भावनाएं हमारी थॉट प्रोसेस को लगातार प्रभावित कर रही हो तो तर्क का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप तर्क और भावना के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, परंतु इसके संतुलन से आप अपने जीवन में नियंत्रण ला सकते हैं। आपका अपनी भावना और अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे कभी प्रेम नहीं दिया, उसे ये लगने लगा कि वह प्यार के योग्य नहीं है। बाद में जब उसके जीवन में एक महिला आई तो भी उसका ये डर बरकरार रहा। उसे ये लगता था कि वह प्रेम के योग्य नहीं है, इसलिए वह लड़की उसे एक दिन छोड़ देगी। उसने शक के कारण ओवर रिएक्ट करना और बार बार झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसकी भावनाओं के कारण उसने जो हरकतें की उन्होंने उसके डर को सच में बदल दिया और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट, लोगों के ढोंग से बचें। हम सब एक्टर्स हैं। हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का एक मुखौटा पहन कर रखता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। लोगों के झूठ के मुखौटे के पार देखने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। मिल्टन एरिक्सन हाइपोथेरेपी के निर्माता ने खुद के ही जीवन से अनुभव लेकर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखा। उन्होंने एक बार तो अपनी पेशेंट को देखते ही उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता दिया। वह औरत अपने रिश्ते से बहुत दुखी थी और बाद में एरिक्सन ने उसकी काफी मदद की। आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से परख कर उनका मन पढ़ सकते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के अनेक तरीके हैं, जिन सब के लिए जरूरी है आप उनके हर एक्शन पर ध्यान दें। आंखों के नीचे देखकर आप ये बता सकते हैं कि अगले इंसान की मुस्कुराहट असली है या नकली। नेक्स्ट, लोगों की चरित्र की ताकत को पहचानें। चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिसे यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उनका चरित्र उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वो आसानी से हार नहीं मानते क्योंकि वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वो अपने व्यक्तिगत जीवन से शर्मिंदा नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कमजोर लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। वे बहुत सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को समझने के लिए आपको उनके चरित्र का मजाक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आलोचना कर उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण काम देकर ही आप उनके चरित्र को समझ पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए केवल मजबूत पात्रों के साथ जुड़ें क्योंकि बुद्धि और आकर्षण से कई गुना ऊपर चरित्र की ताकत है। अपने चरित्र को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हम सभी अपने जीन्स और पालन पोषण के बजाय भी एक मजबूत चरित्र रखते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करना इससे बेहतर बनने से इनकार करने के समान है। नेक्स्ट, अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखें। हमेशा दूर की सोच रखें। अपने दृष्टिकोण को कभी नए रुझानों का शिकार न होने दें। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों के आधार पर जो आप शुरू करते हैं उसे प्राथमिकता देते हैं, उसके साथ रहें। यही एक तरीका है खुशहाली एवं कामयाबी का। उदाहरण के तौर पर स्पेन के राजा किंग फिलिप्स II जो कि पेपर वर्क के बहुत शौकीन थे, अपना अधिकतम समय व्यर्थ की उलझनों में बिता दिया करते थे। एक दिन उन्होंने टर्की पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह निर्णय बिना दूर की सोच रख कर लिया गया था, जिसका फल ये मिला कि ये युद्ध 14 साल तक चला और स्पेन को केवल नुकसान ही मिला। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दृष्टियों को ऊंचा रखें और हमेशा दूर की सोच कर ही कोई निर्णय लें। नेक्स्ट, अपना नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदलें। आप मोहरे नहीं बल्कि आप एक खिलाड़ी हैं। मन और शरीर एक है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। खुद को जन्म से मिली ताकत तक सीमित ना रखें। सोचें कि आप बढ़ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच एक बेहतर परिस्थिति को जन्म देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पोलियो हुआ तो उसकी मां ने अपनी निगेटिव सोच के चलते उसे कमरे में बंद रखने का प्रयास किया। उसे लगा कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, परंतु रूजवेल्ट की बीवी एलिनोर जानती थी कि वो ठीक हो सकता है। उसने अपना नजरिया बदला, जिससे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के जीवन और सपनों को फिर से एक नई दिशा मिली। तो दोस्तों, आप भी अपने नजरिया बदलकर अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। अपने लिए पॉजिटिव चीजें सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट,
अपनी हदों को पहचाने, यानी भव्यता का नियम। दोस्तों, हम सभी को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता महसूस होती है। जितना अधिक हम इसमें सफल होते हैं उतना ही श्रेष्ठ हम महसूस करते हैं, जिससे वास्तविकता यानी रियलिटी से आपका रिश्ता टूट जाता है। आपकी सही गलत की समझ खत्म हो जाती है और आपको कामयाबी से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ होने की जरूरतों को समझें, ऊर्जा केंद्रित कर एक चीज पर गहराई से और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी क्षमता को जांचता है और जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें माइकल एजनर का उदाहरण सबसे उचित है, क्योंकि वे जितनी ऊंचाई से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा उतनी ही बुरी तरह गिरा भी। डिज्नी और एबीसी जैसी विशाल कंपनियों को बनाने वाले इस व्यक्ति के व्यवसायिक अंत बहुत बुरा हुआ, और इसका कारण यह था कि कुछ बड़ी कामयाबी के बाद एजनर ने अपनी आंखों पर श्रेष्ठता की पट्टी बांध ली थी। नेक्स्ट, उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़े। अमानवीयता का नियम। आप जैसे युवाओं को अपने सही जुनून और उद्देश्य को खोजने के लिए विभिन्न चीजों का प्रयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है मेहनत से होने वाले दर्द, कठिनाई और बोरियत से भरे वो मुश्किल क्षण। नेक्स्ट, ग्रुप के डाउनवर्ड पुल का विरोध करें। अनुरूपता का नियम। हर मनुष्य समूह यानी ग्रुप से आकर्षित होता है। हम समूह की ऊर्जा में खुद को खोना पसंद करते हैं। हम इसमें फिट होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम खुद को यह बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आसपास के लोग हम पर दबाव डालते हैं। इस सत्य को नकारने से बेहतर है इसका लाभ उठाना। अपने ग्रुप को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। उद्देश्य की सामूहिक भावना लगातार प्रोडक्टिव भावनाओं को जन्म देती है। अपने टीम का नेता बनकर खुद को एवं अपने ग्रुप को टॉक्सिसिटी और ऐसे अन्य नकारात्मक विचारों से बचकर उसमें अच्छे विचारों को प्रवाहित करें। उदाहरण के तौर पर जब कभी भी आप पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो आपका ग्रुप आपको घूमने या अन्य लालच देकर उसमें बाधा डाल सकते हैं। आपको अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से ऐसे हालतों से बचना होगा। नेक्स्ट, उन्हें खुद को फॉलो करना सिखाएं। हेनरी VIII की सुपुत्री एलिजाबेथ I ऑफ इंग्लैंड ने 16वीं शताब्दी में राज किया, जब इंग्लैंड की हालत कुछ खास नहीं थे। हालांकि एलिजाबेथ को उनकी कुर्सी के कारण काफी इज्जत मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे काफी नहीं समझा। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अपने काम के बलबूते पर अपना नाम बनाएगी। उन्होंने इंग्लैंड को केवल इकोनॉमिक मंदी से ही नहीं निकाला, परंतु उसे एक बेहतर दिशा भी दी। एलिजाबेथ हर काम खुद करने में विश्वास रखती थी। उन्होंने अपने जीवन के अनेक घंटे प्रजा को समर्पित कर दिए, जिससे प्रजा का प्रेम उनके लिए बढ़ता ही रहा। हमें भी इससे सीख लेकर ये समझना चाहिए कि लोगों का एक लीडर की तरफ प्रेम सिर्फ उनके लीडर होने के कारण नहीं, परंतु उसके विशाल व्यक्तित्व के कारण भी होना चाहिए। असल में लोग एक लीडर से प्रेम भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। आपको बस एक ऐसी मिसाल बनना है जिसे वो फॉलो करे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एग्रेशन। समाज हमें हमारे गुस्से को छुपाना बचपन से सिखा देता है, लेकिन हम जितनी भी कोशिश करके देख लें, हम सब में एग्रेशन होता ही है। इसलिए इसे छुपाने से बेहतर है कि इसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और जो अपने गुस्से को संभालना जानता है आप पर हावी हो जाएगा। इसे जॉन डी रॉकफेलर के उदाहरण से समझकर देखते हैं, जिसकी सक्सेस स्टोरी को इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक माना जाता है। बहुत ही कम समय में वह समाज के निचले हिस्से से अमेरिका में सबसे बड़े निगम के स्थापक और मालिक बने, और उसके तुरंत बाद दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उभरे। देखा जाए तो ना ही वह बहुत इंटेलिजेंट थे और ना ही बहुत किस्मत वाले, पर वे हर परिस्थिति और प्रतिद्वंदी पर हावी रहते थे और हर अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। इस तरह की ऊर्जा को हम एग्रेसिव एनर्जी कहेंगे।